क्यों कुछ लोग जिंदगी भर सफल होते चले जाते हैं और कुछ लगातार असफल? क्यों कोई अमीर बनता जाता है और कोई गरीब रह जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे हाथ में है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित। तो आज की हमारी खोज हमारे दिमाग की छिपी हुई शक्तियों के बारे में है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सभी सवालों का जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही है। ये चर्चा हमारे दिमाग के उस हिस्से के बारे में है जिसके पास हमारी लगभग कह सकते हैं 90% शक्ति है। लेकिन कमाल देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक सोए हुए विशालकाय दैत्य की तरह है। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि इस दैत्य को कैसे जगाया जाए और अपने सपनों को पूरा करने में लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। किताब की शुरुआत में दिमाग को दो हिस्सों में बांटा गया है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन तो वो हिस्सा है जिसे हम जानते हैं, जो तर्क करता है, सवाल पूछता है, फैसले लेता है। हाँ, लॉजिकल माइंड। हाँ, हमारी 5 इंद्रियों से जो भी जानकारी आती है वो इसी मन के पास जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पास दिमाग की कुल शक्ति का सिर्फ 10% हिस्सा है। बिल्कुल, और सारा खेल इसी 90% वाले हिस्से का है, यानी अवचेतन मन का। ये वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के उन सारे कामों को चलाता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे सांस लेना। हाँ, सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना। ये एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तर्क नहीं करता, ये सवाल नहीं पूछता, ये बस सुझावों को स्वीकार कर लेता है। अच्छा। किताब में एक बहुत ही जबरदस्त उपमा दी गई है। हमारा चेतन मन एक जहाज का कप्तान है और अवचेतन मन पूरा जहाज और उसका इंजन है। कप्तान जहां जाने का आदेश देता है, इंजन पूरी ताकत से जहाज को उसी दिशा में ले जाता है, चाहे वो दिशा चट्टानों की तरफ ही क्यों ना हो। बिल्कुल। भले ही वो दिशा चट्टानों की तरफ ही क्यों ना हो। ये कप्तान और जहाज वाली बात वाकई में सोचने पे मजबूर करती है। मतलब हमारा अवचेतन मन सही गलत का फैसला नहीं करता, नहीं, वो बस आदेश मानता है। बस आदेश मानता है। इसी से जुड़ी एक कहानी है उस सिंगर की जिससे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि वो गा नहीं पाएगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हाँ, और उसने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। किसी ने उसे सलाह दी कि वो स्टेज पर जाने से पहले खुद को बार बार ये सुझाव दें, मैं एक बेहतरीन सिंगर हूँ और मैं आज अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। वो बंद कमरे में इसे शांति से पूरे विश्वास के साथ दोहराती रही। उसने अपने अवचेतन मन को एक नया आदेश दिया और नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उसका डर खत्म हुआ, बल्कि उसने उस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी जीता। 1 मिनट, ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? हो सकता है वो वैसे भी एक अच्छी सिंगर थी और उसकी मेहनत रंग लाई। हम कैसे मान लें कि ये सिर्फ एक लाइन दोहराने से हो गया? कई लोग इसे बस पॉजिटिव थिंकिंग कहकर खारिज कर सकते हैं। ये एक बहुत जायज सवाल है और किताब ये नहीं कहती कि मेहनत या टैलेंट जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। बल्कि वो ये कहती है कि अवचेतन मन का विश्वास उस मेहनत और टैलेंट को सही दिशा में फोकस करने का काम करता है। अच्छा। उस सिंगर में टैलेंट तो था, लेकिन स्टेज का डर एक मानसिक ब्लॉक की तरह उसे रोक रहा था। उस एक लाइन ने, उस पुष्टि ने उस मानसिक ब्लॉक को हटाया, जिससे उसका असली टैलेंट बिना किसी रुकावट के बाहर आ सका। ये कोई जादू नहीं है, ये अपनी ही लगाई हुई मानसिक बाधाओं को हटाने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने रास्ते के पत्थर खुद हटाने जैसा है। ये बात भीतरी दुनिया और बाहरी दुनिया वाले सिद्धांत से जुड़ती है जिसका जिक्र किताब में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग अपनी बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ। नौकरी चले गई तो दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा हो गए। वो अपनी परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। लेकिन किताब कहती है कि सफल लोग अपनी भीतरी दुनिया यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों को नियंत्रित करते हैं। जब वो अपनी भीतरी दुनिया को बदल लेते हैं तो उनकी बाहरी दुनिया अपने आप उस बदली हुई भीतरी दुनिया के हिसाब से ढलने लगती है। वो कप्तान की तरह अपनी सोच का जहाज चलाते हैं, लहरों के भरोसे नहीं छोड़ते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने अवचेतन मन तक, उस जहाज के इंजन तक
अपना संदेश पहुंचाएं कैसे? क्योंकि दिन भर तो हमारा चेतन मन, वो तर्क करने वाला कप्तान बीच में खड़ा रहता है। इसका भी एक बहुत सटीक तरीका और समय बताया गया है। हाँ। सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले के 5 मिनट अच्छा। और सुबह उठने के तुरंत बाद। ओके। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इन क्षणों में हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट्स में होता है। ये वही स्थिति है जो गहरे ध्यान में हासिल होती है। अच्छा। इस स्टेट में हमारा चेतन मन, जो एक तरह का गेटकीपर है, वो लगभग सो जाता है। इसलिए इस समय दिए गए सुझाव बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी तर्क वितर्क के सीधे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अवचेतन मन में इंस्टॉल हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से सिस्टम में डायरेक्ट एंट्री का टाइम है। किताब में इसे करने की एक बहुत व्यावहारिक तकनीक भी बताई गई है। पहला कदम है अपने लक्ष्य को साफ साफ एक कागज पर लिखना। दूसरा, उसे अपनी आवाज में फोन में रिकॉर्ड करना और रिपीट मोड पर लगा देना। तीसरा, सोने से पहले 10 बार गहरी सांसें लेना ताकि मन शांत हो जाए। चौथा, फिर ईयरफोन लगाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए सो जाना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, सुनते सुनते उस लक्ष्य को गहराई से कल्पना करना, जैसे कि वो सच हो चुका है। हाँ, और आपने 5वें पॉइंट पर बिल्कुल सही जोर दिया, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। क्योंकि हमारा अवचेतन मन शब्दों की भाषा से ज्यादा भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। लेकिन यहीं पर अक्सर मुश्किल होती है। जैसे ही कल्पना करने बैठो, मन भटकने लगता है, सो दूसरे ख्याल आने लगते हैं। क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है कि इस कल्पना को असली जैसा कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत आम समस्या है और इसका जवाब कल्पना करने के तरीके में ही छिपा है। किताब कहती है कि सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपको उसे महसूस करना होगा। महसूस करना होगा। हाँ, अगर आपका लक्ष्य एक नया घर है तो सिर्फ घर की तस्वीर मत देखिए, कल्पना कीजिए कि आप उस घर का दरवाजा खोल रहे हैं, अपने हाथ में चाबी का ठंडापन महसूस कर रहे हैं, ताजे पेंट की गंध सूंघ रहे हैं, अपने पैरों के नीचे नए फर्श को महसूस कर रहे हैं, उस घर में अपने परिवार की हंसी सुन रहे हैं। अच्छा। जब आप अपनी 5 इंद्रियों को इसमें शामिल कर लेते हैं तो आपके अवचेतन मन के लिए वो अनुभव असली हो जाता है। वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता और उस हकीकत को बनाने में जुट जाता है। ये तो कमाल है। मतलब हमारा मन सिर्फ हमारे मूड या विचारों को ही नहीं, बल्कि हमारी हकीकत को भी बना सकता है। और ये सिर्फ छोटे मोटे लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। किताब में तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कारों तक का जिक्र है, जैसे मिरेकल मैन, मॉरिस गुडमन की अविश्वसनीय कहानी। हाँ, वो कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मॉरिस गुडमन एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी समेत 103 हड्डियां टूट गई थी। वो सिर्फ अपनी आंखें झपका सकते थे। ओह! डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहेंगे, शायद बोल भी ना पाएं। और ऐसी हालत में तो कोई भी इंसान उम्मीद छोड़ देता। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने मन में एक लक्ष्य तय किया, मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा। वाह! बस यही एक विचार, यही एक तस्वीर वो दिन रात अपने मन में देखते रहे। वो कल्पना करते थे कि वो उठ रहे हैं, चल रहे हैं और हॉस्पिटल का दरवाजा खोलकर बाहर जा रहे हैं। 8 महीने तक लगातार। और क्रिसमस के दिन डॉक्टरों को हैरान करते हुए वो सच में अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। ये कहानी अविश्वसनीय है। मतलब हमारा मन सिर्फ हमारे मूड या विचारों को ही नहीं, बल्कि हमारी हड्डियों तक को प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये तो शरीर के हर सेल पर एक तरह का कमांड देने जैसा है। इससे ये भी पता चलता है कि जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, हो सकता है वो बस प्रकृति के उन नियमों का इस्तेमाल हो जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझे नहीं है। बिल्कुल, ये मांगो, विश्वास करो और पाओ के सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत है। अब चेतन मन को जब एक साफ, स्पष्ट और भावनात्मक आदेश मिल जाता है तो वो उसे पूरा करने के लिए शरीर की सारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों को भी काम में लगा देता है। और इसका एक और उदाहरण उस केमिस्ट की कहानी है जो बेंजीन के केमिकल स्ट्रक्चर को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सालों से वो इस पहेली में उलझे हुए थे। हाँ, वो दिन रात इसी के बारे में सोचते थे। उन्होंने थक हार कर एक दिन अपने अवचेतन मन को ये काम सौंप दिया। उन्होंने सोते समय ये संदेश दिया कि उन्हें इसका जवाब चाहिए। और कुछ समय बाद जब वो बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें हल्की सी नींद आ गई और उन्होंने एक सपना देखा। सपना? हाँ, सपने में एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था, एक गोल रिंग बना रहा था। उनकी नींद खुली और उन्हें जवाब मिल गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर एक साइक्लिक रिंग जैसा होता है। अरे वाह! उनके चेतन मन ने जो जानकारी सालों में इकट्ठा की थी, अवचेतन मन ने उसे एक पल में सही पैटर्न में जोड़कर जवाब दे दिया। चमत्कार कर सकती है और वैज्ञानिक समस्याओं को भी
सुलझा सकती हैं। लेकिन क्या ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे कि धन और करियर की सफलता पर भी उतना ही प्रभावी है? क्योंकि बहुत से लोग यही सोचेंगे कि भाई सिर्फ सोचने से बैंक अकाउंट कैसे भर सकता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और किताब साफ कहती है कि सिर्फ ये दोहराना कि मैं अमीर हूँ काम नहीं करता। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप कहते हैं मैं अमीर हूँ जबकि आपका बैंक अकाउंट खाली है तो आपका चेतन मन तुरंत विद्रोह कर देता है। वो कहता है झूठ बोल रहे हो, तुम अमीर नहीं हो। अच्छा। इससे आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक लड़ाई, एक संघर्ष शुरू हो जाता है और इस संघर्ष के कारण आपका संदेश अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसका सही तरीका क्या है फिर? इसका एक बेहतर और ज्यादा असरदार तरीका है, एक ऐसी पुष्टि का उपयोग करें जो विश्वसनीय लगे और जिससे कोई संघर्ष पैदा ना हो। जैसे मैं हर दिन अपने काम को और बेहतर कर रहा हूं और दिन ब दिन ज्यादा समृद्ध और सफल होता जा रहा हूं। ये एक प्रक्रिया है। हाँ, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिस पर आपका चेतन मन भी यकीन कर सकता है। लेकिन पैसे को लेकर हमारी धारणाएं बनती कैसे हैं? अक्सर तो ये बचपन से सुनी सुनाई बातें होती हैं। बिल्कुल। जैसे पैसा हाथ का मैल है या ज्यादा पैसा होना मतलब कुछ गलत करना। बिल्कुल। और यही वो वायरस हैं जो हमारे अवचेतन मन के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसे हुए हैं। सिर्फ मैं अमीर बन रहा हूं कहने से ये वायरस डिलीट नहीं होता। सही बात है। इसके लिए हमें इन पुरानी धारणाओं को बेहोश होकर चुनौती देनी होगी। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें पैसे को एक टूल की तरह देखना होगा, ऊर्जा की तरह। अच्छा। जैसे बिजली से घर रोशन भी हो सकता है और आग भी लग सकती है, वैसे ही पैसा है। ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। जब तक हम इसे नैतिक रूप से न्यूट्रल नहीं देखेंगे, हमारा अवचेतन मन हमेशा इसे पाने में एक अंदरूनी लड़ाई महसूस करेगा। ये बहुत गहरी बात है। पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होगा। और करियर में सफलता के लिए भी किताब में 3 बहुत महत्वपूर्ण कदम बताए गए हैं। हाँ, और ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो वो काम नहीं लगता, खेल लगता है। हाँ, खेल लगता है। दूसरा, किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करें, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। औसत दर्जे का काम करके असाधारण सफलता नहीं मिल सकती। और तीसरा कदम जो मुझे सबसे जरूरी लगा वो ये है कि ये सुनिश्चित करें कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए भी फायदेमंद हो। आपका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ना होना चाहिए। सही कहा। सिर्फ स्वार्थी बनकर बड़ी और स्थायी सफलता नहीं मिलती। जब आपका इरादा दूसरों की सेवा करना होता है तो अवचेतन मन आपको ऐसे रास्ते और अवसर दिखाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं और फिर दौलत और शोहरत वो उसके सह उत्पाद के रूप में अपने आप आने लगते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई चिराग के जिन की तरह है, या एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। हम उसमें जो भी बीज बोएंगे, डर, चिंता, गरीबी के या फिर सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के, वही फसल बनकर हमारी जिंदगी में उगेगा। मुख्य बात यह है कि हमें अपनी भीतरी दुनिया का मालिक बनना है, न कि बाहरी दुनिया का गुलाम। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है। किताब में लोगों को माफ करने की बात पर बहुत जोर दिया गया है, जो एक दवा की तरह काम करती है। किसी के लिए मन में गुस्सा या नफरत रखना वैसा ही है जैसे आप जहर खुद पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि सबसे पहले खुद को माफ करें। खुद को माफ करना। हाँ, और यहां एक बहुत सोचने वाली बात सामने आती है। क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मानसिक बाधा कोई बाहरी घटना या कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, बल्कि वो नकारात्मक छवि हो जो हम अपने मन में खुद के लिए बनाकर रखते हैं। अपनी पिछली गलतियों का बोझ। हाँ, अपनी पिछली गलतियों का बोझ, अपनी कमियों का एहसास। अगर इन सभी तकनीकों का उपयोग बाहरी लक्ष्यों को पाने के साथ साथ खुद के बारे में अपनी इस मूल धारणा को बदलने के लिए किया जाए, अपनी नज़र में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए किया जाए, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? शायद सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने में छिपा हो।